हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस का टेस्ट, ठीक ना। एक तरह सोशल साइंस का टेस्ट ही मान लीजिए इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, तो यह हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो ठीक है। फर्स्ट में संघीय, संवैधानिक राजतंत्र, गणराज्य, अधिनायकवाद, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। 1830 की क्रांति के बाद कौन सा मतलब शासन स्थापित किया गया था, तो वहाँ पर स्थापित किया गया था संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी, मेजिनी। तो हमारा सही आंसर होने वाला है बिस्मार्क, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिस्मार्क होने वाला है सही आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो होने वाला है फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। 1864, 1804, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। क्या पूछा है, संबंध, क्या बोल रहा है, संबंध नहीं है, ठीक है। संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, संबंध नहीं है। ऑप्शन है बिस्मार्क, मेजिनी, गैरिबाल्डी, काबूर होगा यहाँ पे। आप इसको सुधार सकते हैं इसे, ऑप्शन नंबर बी को। अरे यहाँ पे मतलब कि ऑप्शन नंबर बी में काबूर नहीं होगा, यहाँ पे होगा काबूर, ठीक है, काउंट काबूर। तो संबंध नहीं है, ठीक है, संबंध नहीं है। तो इस इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं है, तो गैरिबाल्डी का। जब बिस्मार्क का इसमें संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का संबंध किससे है, जर्मनी के एकीकरण से, ठीक है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से, ना कि इटली के एकीकरण से। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रशा। तो हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि प्रशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो ये क्वेश्चन करवाया गया आपको मेजनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो होने वाला है बिस्मार्क। जर्मनी के बारे में पूछ रहा है, याद रखिए किसके बारे में पूछ रहा है, जर्मनी के बारे में। जर्मनी के एकीकरण का पितामह, आप कुछ भी पूछ लिए जर्मनी के एकीकरण के बारे में ना, तो हमारा आंसर को कौन होने वाला है, तो हमारा आंसर होने वाला है बिस्मार्क ही होने वाला, ठीक है, बिस्मार्क, नो डाउट बिस्मार्क इसका आंसर होने वाला है। इटली के बारे में पूछे तो इसमें बिस्मार्क के अलावा जो होगा वो लगाएंगे। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। जब फ्रैंकफर्ट की संधि बनी थी 1871 ईस्वी में, तो इस पर हस्ताक्षर भी 71 में होगा ना। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो वो भी हुआ था किस कब, 1871 ईस्वी में, जब फ्रैंकफर्ट की संधि बना था। फ्रैंकफर्ट की संधि बनी कब थी, तो वो बनी थी 1871 ईस्वी में, ठीक है। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि बनी थी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हाईलाइट क्वेश्चन है, ठीक ना। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो ऑप्शन ए है मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। तो रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो वो था अपना बिस्मार्क साहब, ठीक ना, बिस्मार्क साहब। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिस्मार्क होगा अपना राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है क्वेश्चन नंबर 10। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। तो देखिए यूरोप का मरीज हम किसको कहेंगे, यूरोप का मरीज हम कहेंगे, ठीक है, यूरोप का मरीज होगा उसको मतलब किसको कहेंगे, तो हम कहने वाले हैं तुर्की को, ठीक है, तुर्की को कहेंगे यूरोप का मरीज, ठीक है, यूरोप का मरीज कहने वाले हम तुर्की को, मतलब ऑप्शन नंबर ए।
इटली को क्या कहते हैं? इटली को कहते हैं यूरोप का भारत, ठीक है, यूरोप का भारत। हम यूरोप का भारत को कहते हैं हम यूरोप का भारत किसको कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम जर्मनी को। यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज हम कहते हैं किसको कहते हैं? तो यूरोप का मरीज हम कहते हैं तुर्की को, ठीक है। और इटली को क्या बोलते हैं? इटली को बोलते हैं यूरोप का भारत बोलते हैं, ठीक है। यूरोप को इटली का भारत बोलते हैं हम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 11 है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए है मेजिनी, बी है गैरिबाल्डी, एंड सी है विक्टर एमेनुएल, एंड सी है मुसोलिनी। मुसालिनी नहीं, यहाँ पे मुसोलिनी होगा, तो ये आंसर नहीं है, लेकिन देख लीजिए मुसालिनी होगा, ठीक है, मुसालिनी नहीं मुसोलिनी होगा। तो पूछा यंग यूरोप, ठीक है, यंग यूरोप का गठन कौन किया था? तो यंग यूरोप का गठन किया था अपना मेजिनी साहब, ठीक है। तो हमारा सही आंसर करने वाला है ऑप्शन नंबर ए मेजिनी। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 12, टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान कौन थे? मैसूर मतलब कहाँ का शासक? टीपू सुल्तान शासक थे, मतलब कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, या इसमें से कोई नहीं। तो टीपू सुल्तान, जो हमारा टीपू सुल्तान था वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे मैसूर का शासक, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर 13 नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ऑप्शन ए है क्रीमिया युद्ध, सेडोवा युद्ध, प्रशा डेनमार्क युद्ध, सेडोन युद्ध। तो जर्मनी के एकीकरण हुआ था कब? तो वो हुआ था सेडोन युद्ध के बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सेडोन युद्ध के बाद। सेडोन की युद्ध, ठीक है, सेडोन की युद्ध और सेडोवा, ठीक है। सेडोवा का युद्ध में डिफरेंस हम बताए हैं मतलब इस पर जो पहला लेक्चर था उसमें हम इसका दोनों का डिफरेंस बताया कि दोनों में आप कन्फ्यूजन हो तो कैसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 14। सन 1870 में 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, साइडाइन का युद्ध एंड फ्रैंकफर्ट, मतलब कहाँ से कहाँ डाल दिया ऑप्शन, चलिए ठीक है। तो बताइए 1870 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? 1870 ईस्वी में हुआ था सेडोन की युद्ध, ठीक है। 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और प्रशा के बीच में हुआ था उस युद्ध को क्या नाम देते हैं? तो उसका नाम देते हैं सेडोन का युद्ध। किसके किसके बीच में हुआ था? तो हुआ था फ्रांस और प्रशा के बीच में, ठीक है, फ्रांस और प्रशा के बीच में। कब हुआ था? तो हुआ था 1870 ईस्वी में। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो होने वाला क्वेश्चन नंबर 15। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, राज्यसभा में। तो हमारा सही आंसर होने वाला है पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज व्यवस्था में कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है यहाँ पे? तो यहाँ पे आरक्षित सीट है 50%, ठीक है। पंचायत समिति मतलब कि पंचायती राज व्यवस्था में हमारा 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होता है, ठीक है, महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, धर्म पर या जाति पर या क्षेत्र पर या इसमें से कोई नहीं। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? क्वेश्चन तनका सा अधूरा सा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सुधार लेंगे हम। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? क्वेश्चन हमारा ये होने वाला, ठीक है, किस पर आधारित है, ठीक है, किस पर आधारित, अब समझ जाइए किस पर आधारित है। तो धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर, तो इसका सही आंसर होने वाला है धर्म पर, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होता है? तो वो होता है अपना धर्म पर, ठीक है, रिलीजन पे आधारित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18, मतलब 17 है ही नहीं क्वेश्चन, नहीं, चलिए कोई ना, 18 देखेंगे। अब नीचे आ गया 17। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो हमारा ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर, ओलंपिक धावक टीमो स्मिथ एंड जॉन कॉल्स, और डी में है जेडी गुडी। मतलब कि हमको लगता है यहाँ पे ऑप्शन गलत सलट दिला गया, ठीक ना, ऑप्शन गलत सलट दिया गया है,
तो इस पर ज़्यादा माइंड नहीं कीजिएगा, हम इसका सही आंसर बता देते हैं। तो इसका सही आंसर होने वाला है जेड गुडी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होने वाला है जेड गुडी। जेड गुडी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18th। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19th मतलब 17th की ओर, मतलब उल्टा उल्टा हो गया, चलिए कोई ना। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो है 61, ठीक है। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 61 है महिलाओं की संख्या। महिलाओं की संख्या कितनी है? 61 है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 19। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व यहाँ पे भी 2 लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक कितना काय हो रहा है भाई। के पूर्व देखिए होगा 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? मतलब 15वीं लोकसभा चुनाव से पहले मतलब महिलाओं की भागीदारी कितनी थी लोकसभा चुनाव में, ठीक ना, कितनी थी? तो हमारा होने वाला ऑप्शन नंबर ए 10% थी। पहले जी 10% और उसके बाद थोड़ी सी बढ़ गई। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? पंचायती राज व्यवस्थाओं में कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50% आरक्षित है। कितनी है? तो आरक्षित है 50%। वो भी किसके लिए? तो वो भी हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट मतलब कि महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित है, ठीक है। अब चल लेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या होता है? आर्थिक विकास, यहाँ से हो गया इकोनॉमी से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक ना। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो हमारा सही आंसर होने वाला है सेवा क्षेत्र, ठीक है। प्रथम में आता है कृषि आता है, प्रथम क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में दोनों आएगा, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा। तो हमारा सही आंसर होने वाला है क्या चीज़? सेवा क्षेत्र, ठीक है। सेवा क्षेत्र आता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। अब चलेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 एंड इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होने वाला है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है। 1950 ईस्वी को हुआ था किसका गठन? तो हुआ था तो भारत में योजना आयोग का गठन, ठीक है। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी। अब चलें क्वेश्चन नेक्स्ट जो होने वाला है 23। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? आर्थिक व्यवस्था यहाँ पे भी गलती लिखा गया है, ठीक है। तो इसको भी सुधार लेते हैं। भारत की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था कैसी है? यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा अर्थव्यवस्था, ठीक है। व्यवस्था कैसी है? अर्थव्यवस्था कैसी है ये पूछा है, ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी है? तो कैसी है? तो देखिए पूंजीवादी, साम्यवादी, सांप्रदायिक, साम्यवादी या मिश्रित। तो याद रखिएगा जो भारत में अर्थव्यवस्था वो कैसी है? तो वो है मिश्रित, मतलब कि पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मतलब मिक्सचर है, ठीक ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है? भारत में। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 24। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? किस में पूछा है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? तो वो होने वाला है हमारा आंसर होने वाला है लोक कल्याण पर, ठीक है। देखिए समाजवादी में लोक कल्याण पे देगा ना। समाजवादी का मतलब ये होता है कि इस पर सरकार का ज़्यादा अधिकार, तो सरकार किसके बारे में सोचेगा? तो वो सोचेगा लोक के बारे में, तो लोक कल्याण ज़्यादा होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पे, ठीक है, लोक कल्याण पे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो देखिए भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष वही होगा ना जो अपना देश का प्रथम मतलब वो होगा, कच्चे बोलते प्रथम प्रधानमंत्री। तो कौन था प्रथम प्रधानमंत्री? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू,
मतलब कि इसका भी गठन, योजना का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। 1950 में यही प्रधानमंत्री थे, कैसे लगातार 10 साल तक थे। तो इसीलिए हमारा सही आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी होने वाला है हमारा राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 26, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अच्छा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन 2 द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होने वाला है, सही आंसर होने वाला है प्राथमिक क्षेत्र। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र में ही हमारा कृषि आता है। ठीक है, कृषि, और कृषि ही संबंधित किससे है? कृषि ही किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो वो कृषि से ही संबंधित है। तो ऑटोमेटिक इसका आंसर होने वाला है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग, तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।